स्टूडेंट्स, वी नो दैट आर फिज़िकल केमिस्ट्री पार्ट इज़ नाउ कंप्लीट। हमारी फिज़िकल केमिस्ट्री के चारों चैप्टर हो चुके हैं और अब हमें एक टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट करनी है। 2 MCQ टेस्ट होंगे, एक थ्योरी टेस्ट होगा। ठीक, तो मंडे से स्टार्ट हो जाएंगे। बट उससे पहले जैसे मैंने कहा था, आपको किसी को डाउट है तो भेज सकता है। तो कुछ बच्चों ने कहा है कि आप पहले इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की रिवीजन करवा दो। तो ठीक है, आज से हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की रिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थियोरेटिकल पोर्शन कर लेते हैं और कल इस बेसिस के ऊपर जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। ठीक, नाउ से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वर्ड, यहाँ पर देखो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 2 वर्ड आते हैं, एक इलेक्ट्रो, दूसरा है केमिस्ट्री। अब इलेक्ट्रो का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट, और केमिस्ट्री का मतलब है केमिकल। केमिस्ट्री का मतलब केमिकल है यहाँ, यानी कि रिलेशन है करंट का और केमिकल्स का। तो कैसे? देखो, इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट का यूज़ करके केमिकल चेंज प्रोड्यूस कर सकते हैं और कैसे केमिकल चेंज से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे आपकी इन्वर्टर की बैटरी है, वहाँ क्या प्रोड्यूस होता है? इलेक्ट्रिक करंट। कैसे? विद द हेल्प ऑफ द केमिकल दैट इज़ प्रेजेंट इन द बैटरी। ठीक, ऐसे ही जैसे आपने पढ़ा होगा 8th 9th क्लास में कि हम किसी मेटल पर दूसरी मेटल को चढ़ा सकते हैं, उसका कवर, उस पर कवरिंग कर सकते हैं। जैसे आपको गोल्ड की कवरिंग करनी है या जो आपके पास है आयरन, उसके ऊपर जिंक की कवरिंग करनी है, तो कैसे करते हैं? वो कवरिंग होती है बाय द प्रोसेस ऑफ द गैल्वेनाइजेशन। और वो कैसे होती है? विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वहाँ आपको एक इलेक्ट्रिक करंट देना होता है, DC करंट वो भी। ठीक है, तो उसकी हेल्प से हम केमिकल चेंज ले आए, मेटल को कुछ और बना दिया। ठीक, तो ये स्टडी पूरी इस चैप्टर में चलेगी। अब इस चैप्टर में हमें सबसे पहली जो चीज़ आनी चाहिए, और ये चीज़ आपको बिल्कुल ही क्लियर होनी चाहिए, हर इसका एक एक छोटे से छोटा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आपको आगे फर्दर कंसेप्ट समझ आएंगे। तो इसमें सबसे पहली चीज़ है जो इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस, तो इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब होता है इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से ब्रेक करना। लिसिस मीन्स ब्रेक करना। ठीक, अब देखो, मैं इस वीडियो में जो नोट्स दिए हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाऊंगा, ऑल्दो सीक्वेंस वही रहेगा, लेकिन यहाँ मुझे टॉपिक लेके समझाना है बस। वो नोट्स वाला काम पहले हो चुका है, अगर टाइम लगेगा बाद में सिलेबस कवर होने के बाद करवा देंगे, बट अभी फटाफट एक जिससे कि मतलब टॉपिक वाइज समझाना है। ठीक, तो इलेक्ट्रोलिसिस क्या होती है पहले समझो। जैसे मान लो आपने एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन ले लिया, मीन्स NaCl ले लिया, और NaCl को आपने इसमें डिज़ोल्व कर दिया। ठीक है, ये एक सोल्यूशन में आपने NaCl को डिज़ोल्व किया। अब यहाँ 2 रोड लगा दो, आप रोड कॉपर की ले लो। ठीक, और इन्हें इलेक्ट्रिक सर्किट से जोड़ दो। तो क्या होगा? एक रोड पर चार्ज आएगा पॉजिटिव, दूसरी रोड पर चार्ज क्या आएगा? नेगेटिव। और ये जो NaCl है ये ब्रेक हो जाएगा Na पॉजिटिव में और Cl नेगेटिव में, और बहुत सारे Na और बहुत सारे Cl प्रोड्यूस होंगे, यू नो। ठीक, अब क्या होगा? देखो, पता है हमें अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो क्या होगा? इस सॉल्यूशन में जो नेगेटिव चार्ज है वो किसके ऊपर है? Cl नेगेटिव के ऊपर। वो जा कर के यहाँ जुड़ जाएगा, और जिसके ऊपर नेगेटिव, जिस पे पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव रोड पर चला जाएगा। आप ज़रा देखो, ध्यान देना, इनमें से एक रोड एनोड है और एक कैथोड है। अब पता कैसे लगाना है कि कौन सी एनोड है और कौन सी कैथोड है? 2 तरीके हैं पता लगाने के। एक पहले सिंपल वे में लेंगे, फिर मैं जब इससे नेक्स्ट स्टेप में जाऊंगा तो दूसरा तरीका भी लूँगा, बट यहाँ अभी सिंपल तरीका, बहुत ही एक जैसे ट्रिक भी बोल सकते हो, और आसान भी है बहुत। उसमें कंसेप्ट कम है, या मतलब कि आपको समझ आ जाएगा, ऐसे मुश्किल नहीं आएगी। देखो, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या होता है? कैटायन। ये पता ही है, 10th क्लास या 9th क्लास का कंसेप्ट है। और जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हुआ उसे क्या बोलते हैं? अनायन। कैटायन पॉजिटिव चार्ज, अनायन नेगेटिव चार्ज। अब बस यहीं से लगाओ आप, कैटायन जो है वो जाएगा कैथोड पर और एनायन जाएगा एनोड पर। बस, इसका मतलब जिस रोड की तरफ कैटायन जा रहे हैं, अब कैटायन पे चार्ज कौन सा है? पॉजिटिव, यानी कि वो जाएंगे नेगेटिव रोड की वाली प्लेट के ऊपर। तो इसका मतलब नेगेटिवली चार्ज जो रोड होगी वो क्या होगी? कैथोड। ठीक है,
और जहाँ पर अनायन जाएंगे वो कहाँ है, पॉजिटिव वाले, वो एनोड होगा। तो जिस पे पॉजिटिव चार्ज हुआ वो क्या बन गया, एनोड, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिवली चार्ज अनायन आएंगे निकल करके, और इस सोल्यूशन के जो कटायन है पॉजिटिव चार्ज वो कहाँ जाएंगे, नेगेटिव रोड के ऊपर, तो ये क्या बन जाएगा, कैथोड। ठीक है, अभी इतना समझो। अभी ऑल दो इसके रिगार्डिंग मैं एनोड कैथोड के एक और डेफिनेशन बनती है, बाद में लेंगे जहाँ रिक्वायरमेंट पड़ेगी इसकी, बट ये आपके लिए सफिशेंट है अभी के लिए कि जहाँ कैथोड गए कटायन, जहाँ कटायन गए वो कैथोड बन गया, और जहाँ एनायन गए वो एनोड बन गया। ठीक, अब आपने ज़रा ध्यान देना क्या होगा इस एनोड और कैथोड पर, तो फिर मैं उस कंसेप्ट को भी यहाँ डिस्कस कर लूँगा जो अभी हमने पेंडिंग रखा हुआ है कि कैथोड एनोड पर आखिर होता क्या है। देखो, अगर बात करें एट कैथोड, यही इसी रिएक्शन के लिए एट कैथोड, कैथोड पर क्या आएंगे, कटायन, कटायन कहाँ जाएंगे, यहाँ, कटायन क्या जाएंगे, यहाँ। देखो, नेगेटिव का मतलब है सेल के इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए हैं, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। देखो, Na पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसीलिए इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, जितने पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन कम है। तो क्या हुआ, ये इस रोड के पास क्यों जा रहा है, क्योंकि उसके पास नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, नेगेटिव चार्ज का मतलब इलेक्ट्रॉन है, तो इसको इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है क्योंकि कमी है, तो इलेक्ट्रॉन लेने के लिए यहाँ चला गया। क्या बन गया, ये Na। अब इसने इलेक्ट्रॉन क्यों लिए, देखो बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ये बहुत बार काम आएगा कि चार्ज की वजह से स्टेबिलिटी कम होती है। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी बेसिस पे चलने वाली है। आप कोई बेसिक पॉइंट अगर पता हो तो आप बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर अपने आप भी बना सकते हो। चार्ज जहाँ भी आया वहाँ स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। इसका मतलब अगर बात करें हम Na और Na पॉजिटिव में कौन स्टेबल है, तो स्टेबल ये होगा क्योंकि इसके ऊपर चार्ज है, और चार्ज से स्टेबिलिटी कम होती है। न्यूट्रल जो है वो हमेशा स्टेबल होगा, ये न्यूट्रल है तो स्टेबल है। अब न्यूट्रल बनने के लिए कैथोड पर क्या हुआ, Na पॉजिटिव गया, इलेक्ट्रॉन लिया और बन गया Na पॉजिटिव, सॉरी Na। अब ऐसे ही एनोड पर क्या होगा, देखो एनोड की तरफ कौन जाएंगे, अनायन। अनायन कौन है यहाँ पर, Cl नेगेटिव। चार्ज क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब यहाँ पर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर लूज़ कर देगा और क्या बन जाएगा, Cl नेगेटिव प्लस, इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया। Cl नेगेटिव कन्वर्ट हो गया Cl में, और प्लस का मतलब है इसने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दिया, मीन्स Cl नेगेटिव चेंज इनटू Cl प्लस इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है वो रिलीज हो जाएगा और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँच जाएगा। अब इसने इलेक्ट्रॉन क्यों लूज किया, वही बात आ गई, क्योंकि इसके ऊपर Cl के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था उसने इसकी स्टेबिलिटी को कम किया हुआ था। जब इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया क्या बन गया, Cl, ये मोर स्टेबल है। अब अगर मैं इसी चीज़ से जो दूसरी डेफिनेशन जुड़ी हुई है जो कह रहा था मैं आपको कैथोड एनोड की, वो भी ले लेते हैं, और वो कंसेप्ट समझना ज़रूरी भी है। वो कंसेप्ट एक्चुअली पिछली वाली तो एक ट्रिक्स थी थोड़ी सी, ये कंसेप्ट है। देखो कैथोड पर क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, यानी कि Na ने इलेक्ट्रॉन लिए। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, Na पॉजिटिव से क्या बना, Na कहाँ पर, कैथोड में, और ऑक्सीडेशन स्टेट Na की क्या हुई, प्लस से 0, और ये प्लस में पढ़ चुके हैं। जब ऑक्सीडेशन स्टेट कम होती है तो क्या होती है, रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है डिक्रीज, किसका, ऑक्सीडेशन स्टेट का। यानी कि यहाँ सोडियम की क्या हुई है, रिडक्शन। सोडियम की क्या हुई, रिडक्शन। इसका मतलब कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जहाँ पर क्या होनी है, रिडक्शन। और मैंने प्लस में बताया था आपको इसके रिगार्डिंग एक वर्ड याद करने के लिए, रेड कैट नोट लाल बिल्ली, रिडक्शन अकरिंग एट कैथोड, कि रिडक्शन जो है वो कैथोड पर होती है, रेड कैट। ठीक, तो बस पता लग गया कैथोड वो इलेक्ट्रोड है जहाँ पर रिडक्शन होनी है। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, समझ आगे आएंगे, हेल्प करेंगे आगे बहुत सारे कंसेप्ट समझने में। तो रिडक्शन पर, कैथोड पर क्या हुई, रिडक्शन। और एनोड पर क्या होगा, देखो इसके पास क्या था, नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट, किस में कन्वर्ट हो गया, 0 में। -1 से 0, ऑक्सीडेशन स्टेट माइनस से 0, मतलब बड़ी तो है, माइनस से 0 पे आई, बड़ी तो। और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती है उसे क्या बोलते हैं,
क्या हो गई, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन स्टेट की इंक्रीज को क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन हो गई। यानी कि एनोड वो इलेक्ट्रोड है जहां पर क्या होनी चाहिए, ऑक्सीडेशन। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन आसान है लेकिन क्रैम करने पर मुश्किल हो जाते हैं और समझने पर कभी भूलते नहीं हैं। ठीक, तो जिसने इलेक्ट्रॉन गेन किए वो कैथोड पर होगा प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन लूज करने वाली प्रोसेस एनोड पर होगी, एनोड पर ऑक्सीडेशन, कैथोड पर रिडक्शन। ठीक, अब इसी के साथ ये इतना आपको समझ आ गया कि कहाँ ऑक्सीडेशन हो रही है, कहाँ रिडक्शन हो रही है। अब इसी से हम एक चीज़ और जोड़ लेते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी चेंज। ठीक है, अब देखो इसी रिएक्शन की हम हेल्प से काम करेंगे। क्या हुआ, आपके पास रिएक्शन हुई, अब इधर Na पॉजिटिव था और Cl नेगेटिव था। ये दोनों क्या है, अनस्टेबल है। अनस्टेबल क्यों है, क्योंकि उनके ऊपर चार्ज है। अब पहला काम क्या है, ये या तो इलेक्ट्रॉन लूज करके या इलेक्ट्रॉन गेन करके अपने चार्ज को रिमूव करेंगे। तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करके करेगा, क्या बन गया, Na पॉजिटिव। Cl नेगेटिव क्या करेगा, Cl बन जाएगा बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्राइमरी चेंज। तो क्या हुआ प्राइमरी चेंज, प्राइमरी चेंज इज ए प्रोसेस इन विच द चार्ज स्पीसीज बिकम स्टेबल बाय लूजिंग द और बिकम न्यूट्रल बाय लूजिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन। जहाँ पर चार्ज स्पीसीज न्यूट्रल बन जाएं बाय गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अब वो डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन फालतू में तो लूज करेंगे, कम है तो गेन कर लेंगे। ये प्राइमरी चेंज हुआ। तो ये पहला स्टेप, मैं इसको PC करता हूँ, प्राइमरी चेंज। ये हुआ प्राइमरी चेंज। अब इसके बाद अगर प्राइमरी चेंज के बाद जो स्पीसीज बनती है वो चेक करो स्टेबल है या अनस्टेबल। अब देखो Na तो Na पॉजिटिव जो है Na की फॉर्म में स्टेबल होगा। Na जो है वो स्टेबल होता है, हम NaCl वगैरह पढ़ते हैं। तो Na क्या है, मेटल हमेशा अपनी सिंगल आयोन एटम की फॉर्म में स्टेबल होती है। Mg, Fe, Al एक सिंगल एटम में स्टेबल होता है। तो ये तो स्टेबल हो गया। तो अगर प्राइमरी चेंज के बाद जो स्पीसीज बननी है वो अगर स्टेबल है, और यूजुअली जो आपके जहाँ पर रिडक्शन होने वाली है, मीन्स जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन लूज करेगी वो आफ्टर प्राइमरी चेंज, जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगी वो आफ्टर प्राइमरी चेंज बाय गेनिंग इलेक्ट्रॉन बन जाएगी स्टेबल। लेकिन जो अनायोन होगा वो स्टेबल नहीं रहेगा। देखो स्टेबल क्या होता है, Cl2, F2, Br2, O2, H2। नॉन मेटल्स जो हैं वो स्टेबल होते हैं अपनी एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में, और ये क्या है, एक एटम है Cl, ये स्टेबल नहीं है। तो इसका मतलब प्राइमरी चेंज के बाद जो स्पीसीज बनी अगर वो स्टेबल नहीं है देन इट विल श्योरली अंडरगो सेकेंडरी चेंज। अब इसको सेकेंडरी चेंज में जाना पड़ेगा। तो यहाँ क्या होगा, फिर प्राइमरी चेंज के बाद जो स्पीसीज बनी वो आपस में ही रिएक्ट करेंगी एंड दे विल चेंज इनटू molecule, and this phenomena is known as secondary change. It means secondary change is a process in which the species formed after primary change which are not stable, they combine, they react and make a stable molecule. तो secondary change जो है वो एक molecule की formation में help करता है। ठीक है, तो यहाँ तक अपना एक आपको प्राइमरी और सेकेंडरी चेंज भी समझ आ गया होगा। अब जो इतना समझने के बाद जिसकी सबसे हाई पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन आने की वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि कंसेप्ट समझना तो ठीक है अपनी जगह है, बट जो आने वाला है, और मैं यहाँ उसके लिए कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस कर लेता हूँ प्रीवियस ईयर वाले, क्योंकि वही आपको बार बार परेशान भी करते हैं और आते भी रहते हैं बार बार। ये मैंने देखो एक बुक बनाई थी पिछले साल स्पेशली, जिसमें केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही हैं, ऑल्दो मैंने अब की बार उनको आपके नोट्स में ही ऐड कर दिया है, बट फिर भी किसी को ये रिक्वायरमेंट होती है कि स्पेशली ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो मिल जाएंगे वो आपको पूरे सॉल्व किए हुए हैं यहाँ सीक्वेंस में, कि जैसे आपको नोट्स में टॉपिक दिए हुए हैं उसी सीक्वेंस में यहाँ सॉल्व किए हुए हैं। तो क्वेश्चन जरा डिस्कस कर लेते हैं। पहले इसने क्या किया हुआ है, यहाँ पर एक रिएक्शन दी है, मैं क्वेश्चन ही पूरा लिख देता हूँ। रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, 2H2O, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस हुई और ये क्या बना, O2 प्लस
H2, ठीक है, सॉरी 4H पॉजिटिव आयन, ठीक। और यहाँ पर इसके पास इसका पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन लूज़ होंगे यहाँ पर 4, और इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया हुआ है इस E0, इसकी वैल्यू दी हुई है 1.23 वोल्ट, और दूसरी रिएक्शन दी हुई है 2Br नेगेटिव, इट इज़ चेंजिंग इनटू Br2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक। और इसके लिए E0 की जो वैल्यू है वो दी हुई है 1.08 वोल्ट। ये ऐसे आपको एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, और ये आ चुका है लास्ट ईयर या कभी भी आया होगा। तो सुनो क्वेश्चन क्या है, इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है, देर आर 2 पॉसिबल रिएक्शन। देखो एक्वस कहा है इसने, एक्वस ब्रोमाइड, तो अब क्या होगा, एक्वस का मतलब इसमें वाटर भी है, अब ब्रोमाइड मान लो सोडियम ब्रोमाइड है तो उसमें Br नेगेटिव भी आएगा। देखो अब वाटर क्या प्रोड्यूस करेगा, OH नेगेटिव, यानी कि यहाँ एक्वस वाले में 2 नेगेटिव आयन आएंगे, एक तो आएगा ब्रोमाइड का और एक आएगा वाटर वाला, ठीक। अब ये क्वेश्चन देखो इसमें से कौन सा जुड़ेगा वही पूछना चाह रहा है, ये इसलिए दिखा रहा है कि वाटर ने भी प्रोड्यूस करेगा अपना OH नेगेटिव और ब्रोमीन का Br नेगेटिव, इन दोनों में से कौन सा जा करके जुड़ेगा। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है ये, विच रिएक्शन अक्कर एट एनोड एंड वाई। अब उसने कहा है कि बताओ एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी और क्यों। अब थोड़ा सा यहाँ पर आपको छोटे छोटे कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, फिर ये क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। अब पूछ ये रहा है कि रिएक्शन तो होनी है एनोड पर, बट ये फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों में से कौन सी रिएक्शन होनी है। अब यहाँ पर आपको वैल्यू से इंडिकेशन मिलेगा, हिंट आपको वहीं से मिलने वाला है। देखो जरा ध्यान दो, एनोड पर क्या होती है, ऑक्सीडेशन, अभी किया था हमने। एनोड पर क्या होनी है, ऑक्सीडेशन। और जो ये वैल्यू है ना, जरा ध्यान देना, इस चीज़ का बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है, ये बच्चों को बार बार कंफ्यूज करता है, लास्ट टाइम समझ लो आप। ये जो वैल्यू मिलेंगी समझ जाना, ये केवल और केवल रिडक्शन की वैल्यू है, यानी कि ये रिडक्शन पोटेंशियल्स की वैल्यू दी हुई होंगी, समझ जाना। रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ दिया हुआ है 1.23 वोल्ट और इसके लिए रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 1.08 वोल्ट, ठीक। पोटेंशियल किस में दिया हुआ है, रिडक्शन में। एनोड पर क्या होनी है, ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब देखो करनी है हमें ऑक्सीडेशन, पोटेंशियल किसका दिया हुआ है, रिडक्शन का। तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई हुआ उसकी क्या होएगी, रिडक्शन। जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम हुआ उसकी क्या होएगी, ऑक्सीडेशन। क्या करनी है हमें, एनोड पर पूछा है, एनोड पर क्या होगी, ऑक्सीडेशन। देखो इन दोनों में से किसकी वैल्यू कम है, इसकी वैल्यू कम है, ये रही। इसका मतलब सेकंड रिएक्शन होगी एनोड पर। क्यों, अब देखो पूछे ना पूछे आपने मेंशन करना है। यहाँ पर एनोड पर होगी सेकंड रिएक्शन, क्योंकि एनोड पर वो रिएक्शन होगी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, बस इतना ही काफ़ी है। आप लिखोगे बिकॉज इट्स रिडक्शन पोटेंशियल इज लो, दैट्स वाई दिस रिएक्शन विल अकर एट दी एनोड। एनोड पर ये रिएक्शन होनी है और वैल्यू को देख करके पता चल जाएगा। हाँ जरा ध्यान देना, अगर तो ये होगा नहीं बट मैं खुद चेंज कर रहा हूँ। अगर ये दिया होता ऐसे -1.23 तो देखो कौन कम हो गया, फिर तो ये कम हो गया। तो इसका मतलब फिर ये होती आपकी एनोड पर जो कम होगी। अगर ये भी मान लो नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, फिर भी ये जो है ज़्यादा कम है तो यही वैल्यू होती है आपकी। तो नेगेटिव में भी दिखना पड़ेगा कंपैरिजन करके। अगर मान लो ये 1.08 नेगेटिव है, ये नेगेटिव 1.23 है, तो इसकी नेगेटिव मीन्स ये ज़्यादा कम है इसके मुकाबले। तो यहाँ पर वही मीन्स अब आपको समझ ही जाना है, ये आप शायद आपको समझ आ जाए अब काफ़ी टाइम बाद, कि आपकी एनोड पर वो रिएक्शन होगी जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, क्योंकि एनोड पर क्या होनी है, ऑक्सीडेशन भी, ठीक। और अब एक और क्वेश्चन दिया है, वो आपके नोट्स में भी होगा, वो आप खुद करना। उस रिएक्शन में क्या होगा कि वहाँ पर भी 2 पोटेंशियल दिए होंगे। आई थिंक एक हाइड्रोजन का है और एक
सोडियम का होगा। ठीक, तो वहाँ पर दोनों वैल्यू दी होंगी। आपके पास हाइड्रोजन की वैल्यू वैसे 0 होती है, हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो 0 ही होता है, और पढ़ा भी होगा आपने शी में, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में। तो हाइड्रोजन का 0 दिया होगा, सोडियम का आई थिंक -0.23 जो भी होगा। तो उसमें वो पूछेगा बताओ कौन सी रिएक्शन होगी आपके कैथोड पर। तो कैथोड पर क्या होती है, रिडक्शन। कैथोड पर क्या होगी, रिडक्शन। तो अब देखो किसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, वो वहाँ जाकर के जुड़ जाएगा। अब मान लो एक का रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है 0 और एक का दिया हुआ है -1.10, तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है, ये रिएक्शन होगी कैथोड के ऊपर। ठीक है, क्योंकि कैथोड पर क्या होगी, रिडक्शन, रेड कैट रिडक्शन। और रिडक्शन कहाँ पर होगी, जहाँ रिडक्शन पोटेंशियल हाई होगा। ये दोनों पोटेंशियल रिडक्शन है, जो भी देंगे आपको क्या देंगे, या तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल देंगे या रिडक्शन पोटेंशियल देंगे। तो आपके पास यहाँ पर जो दिया है केवल अब आपको रिडक्शन पोटेंशियल ही मिलेगा। एक्चुअली केमिस्ट्री में अब ना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जैसी चीज़ का यूज़ करते ही नहीं है। साइंटिस्ट ने एक ही टर्म बनाई हुई है, बस रिडक्शन पोटेंशियल। हाँ, अगर अब इस यहाँ कंपैरिजन देखो, इसको ऐसे मानो कंपैरिजन के तरीके से ही कर सकते हैं। जैसे कि ये भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये भी इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसकी भी ऑक्सीडेशन हो रही है, इसकी भी ऑक्सीडेशन हो रही है, बट जिसकी ज़्यादा ऑक्सीडेशन हो रही है वो मानते हैं उसके कंपैरिजन में जिसकी कम ऑक्सीडेशन हो रही है उसकी क्या हो गई, रिडक्शन। उसकी क्या हो गई, रिडक्शन। हमें यहाँ पर कंपैरिजन ही लेना है। तो आप वैल्यू देखो, क्योंकि इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो इसकी रिडक्शन होएगी, तो इसकी क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। लेकिन मैं अगर इसी रिएक्शन को मान लो, एक रिएक्शन ये भी आ गई, E0 1.00 वोल्ट। अब अगर इन दोनों कंपेयर करें तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल हाई है तो इसका क्या है, लो है, फिर इस रिएक्शन की क्या हो जाएगी, ऑक्सीडेशन। ठीक, तो हमें यहाँ पर वैल्यूज़ को कंपेयर करना है, क्योंकि आप सेम मेटल को ऑक्सीडाइज भी कर सकते हो, रिड्यूस भी, वो डिपेंडिंग अपॉन सामने वाला कौन है। आई थिंक आपको समझ आना चाहिए 10th क्लास से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से, कि एक ही मेटल एक बार तो डिस्प्लेस होती है और दूसरी बार डिस्प्लेस करती है। जैसे आपके पास मान लो एल्यूमिनियम है, अब एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव देन द सोडियम, तो क्या होगा, सोडियम जो है वो एल्यूमिनियम को डिस्प्लेस कर देगा, क्योंकि सोडियम मोर रिएक्टिव है, बट एल्यूमिनियम नहीं कर सकता सोडियम को रिप्लेस। यानी कि यहाँ पर सोडियम विल रिप्लेस द एल्यूमिनियम। लेकिन अगर आपने कॉपर ले लिया तो फिर क्या होगा, अब कॉपर एल्यूमिनियम ले लिया तो कॉपर और एल्यूमिनियम में कौन मोर रिएक्टिव है, एल्यूमिनियम, तो वो इसको रिप्लेस कर देगी। तो एक समय जब सोडियम एल्यूमिनियम था तो एल्यूमिनियम रिप्लेस हो रहा था, और अब एल्यूमिनियम और कॉपर है तो एल्यूमिनियम रिप्लेस कर देगा कॉपर को। तो यहाँ पर हमें इसमें आपको दो ही चीज़ें मिलेंगी, एक मोर रिएक्टिव और एक लेस रिएक्टिव। जो मोर रिएक्टिव होगा वो अपना इफेक्ट शो करेगा। ठीक, तो यहाँ पर इतनी चीज़ थी जो आपको समझ आनी चाहिए थी। ये बहुत ही बेसिक सी बातें हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। जब तक ये समझ नहीं आती तो अगले वाले जो कंसेप्ट हैं वो समझ नहीं आते। तो आई थिंक इतना आपको समझ आ गया है। चलो, अब इसके बाद कि आपने जो बेसिक कर लिया, प्राइमरी चेंज, सेकेंडरी चेंज, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड दीज पोटेंशियल्स, ठीक। अब इसके बाद हमें यहाँ पर क्या डिस्कस करना है, कंडक्शन, मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। देखो, हमने देखा है अभी कि सॉल्यूशन में से भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है, एंड वी नो आपकी जो वायर्स हैं इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी मेटल से भी प्रोड्यूस में भी कंडक्ट कर सकती है और सॉल्यूशन में भी, बट किसके सॉल्यूशन में, इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में। तो दो टाइप की कंडक्टेंस हो गई, एक मेटेलिक और इलेक्ट्रोलिटिक। तो मेटेलिक कंडक्टर में क्या है, वी विल यूज़ मेटल देयर, वहाँ फ्लो कौन करेगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से करंट पास होगा। मेटेलिक कंडक्टेंस में ये पॉइंट हम डिस्कस कर चुके पहले डिटेल में कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा मेटेलिक कंडक्टेंस कम हो जाएगी। और इलेक्ट्रोलिटिक उल्टा हो गया, वो एक एक्वस सोल्यूशन में काम आएगी, उसमें इलेक्ट्रॉन्स यूज़ नहीं होंगे, आयोन्स यूज़ होंगे, जैसे यहाँ Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव था। और
इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस टेम्परेचर बढ़ने पर बढ़ेंगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर जो इलेक्ट्रोलाइट हैं जल्दी टूट जाएंगे आयोन्स में, तो आयोन जल्दी प्रोड्यूस होंगे। और फिर टेम्परेचर बढ़ाने पर आयोन की जो एक मूवमेंट है, काइनेटिक एनर्जी है, वो भी बढ़ेगी। उससे भी इलेक्ट्रो करंट का फ्लो जो है वो एक हाई रेट पर होगा। ठीक, अब मैं यहाँ पर जो डिस्कस करना है एक्चुअल में डिटेल में वो है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, क्योंकि हमारे पास चैप्टर में ये इलेक्ट्रो केमिस्ट्री है तो इसमें इलेक्ट्रोलाइट का ही यूज़ होगा। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस इसकी स्टडी कर लेते हैं थोड़ा सा। देखो, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के लिए 3 फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं। उन चीज़ों को करके ओवरऑल इसका इफ़ेक्ट निकाल के हम पता लगा लेते हैं कि आपका जो सब्सटेंस है वो कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। सबसे पहला फैक्टर है सोल्यूट एंड सोल्यूट इंटरेक्शन, सोल्यूट इंटरेक्शन। दूसरी सोल्यूट सोलवेंट इंटरेक्शन, इसको सोल्वेशन भी बोल देते हैं। और तीसरा है सोलवेंट इंटरेक्शन। आप देखो जरा ध्यान दो, होता क्या है। जैसे आपने वाटर के अंदर सोल्ट को डिज़ोल्व किया, अब सोल्ट क्या हुआ, NaCl। तो बस अब Na और Cl के बीच में तो इंटरेक्शन होगी, NaCl के बीच में इंटरेक्शन होगी, तो एक सोल्यूट के पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन होगी। ऐसे ही वाटर के पार्टिकल के बीच में इंटरेक्शन होएगी। ऐसे ही इंटरेक्शन का मतलब अट्रैक्शन प्लस रिपल्शन दोनों मिलाकर के होता है। ऐसे ही जो आपने डिज़ोल्व किया है और जिसमें डिज़ोल्व किया है उनके बीच में भी कोई ना कोई फोर्स आएगा। तीनों फोर्स आ गए, सोल्यूट मीन्स सोल्ट के बीच में, सोल्ट एंड सोलवेंट मीन्स वाटर एंड सोल्ट के बीच में, और फिर वाटर पार्टिकल के बीच में भी इंटरेक्शन होगा। और इनका क्या इफेक्ट होगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस के ऊपर, वो स्टडी करना है। देखो सिंपल सी बात है, अगर सोल्यूट इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हुआ तो क्या हुआ, आपके आयोन्स जो हैं वो प्रोड्यूस नहीं होंगे। द आयोन्स विल नॉट प्रोड्यूस ईजिली इफ देयर इज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। सिंपल सी बात है, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो नहीं टूटेगा, जब नहीं टूटा तो आयन प्रोड्यूस नहीं होंगे, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस भी स्लो डाउन हो जाएगी। यहाँ देखो दूसरा कंसेप्ट सोल्यूट सोलवेंट, इसका एक नाम और भी है, इसको बोल देते हैं हम सोल्वेशन इफेक्ट। अभी हमने डिस्कस किया था कोलोइडल सॉल्यूशन में भी, इसको हमने वहाँ पर डिस्पर्स फेस के पार्टिकल्स को डिस्पर्जन मीडियम ने सराउंड किया था। सेम ही है सोलवेंट जो है, क्या देखो मान लो आपने वाटर के अंदर सोल्ट को डिज़ोल्व किया, तो सोल्ट जो वाटर है वो लार्ज अमाउंट में है, वो क्या करता है, वाटर के पार्टिकल लार्ज अमाउंट में है, वो सोल्यूट के हर एक पार्टिकल को सराउंड कर लेते हैं। तो अब मान लो वाटर के पार्टिकल्स ने हर पार्टिकल को, आयोन को सराउंड कर लिया, तो क्या होगा, जो चार्ज था वो ख़त्म हो गया, क्योंकि जिन पार्टिकल पर चार्ज था वो सराउंड हो गए किससे, वाटर पार्टिकल से, तो चार्ज ख़त्म हो गया। उससे क्या होगा, उससे भी आपकी इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि फ्री आयोन्स अवेलेबल नहीं होंगे। आयोन्स को कौन घेर लेगा, वाटर के पार्टिकल्स। और तीसरा क्या है, सोलवेंट इंटरेक्शन। अब सोलवेंट का मतलब वाटर है या कुछ भी है, उनके पार्टिकल के बीच में अगर स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हुई तो क्या होता है। देखो जैसे आपके पास वाटर और हनी है, दोनों ही लिक्विड हैं, बट एक विस्कस है और एक थिन है। अब हनी इतना विस्कस क्यों है, क्योंकि उसके पार्टिकल के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है एज़ कंपेयर टू वाटर। और अगर वही बात में कही जाए कि आपको 2 पूल हैं, मतलब पूल का मतलब वाटर से भरे हुए 2 पूल हैं, एक वाटर से भरा हुआ है और एक आपका हनी से भरा हुआ है, और दोनों में ही कहा जाए कि आप भागो, रनिंग करो, तो कहाँ पर आपको आसान है भागना, उस जगह पर जहाँ केवल वाटर है। हनी के पूल में भागना आपके लिए आसान नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ क्या है, विस्कोसिटी है, मूवमेंट कम हो जाएगी। सेम केस यहाँ हुआ, अगर आपने पार्टिकल्स को या इलेक्ट्रोलाइट को डाल दिया थिक लिक्विड, थिक सॉल्यूशन में, मीन्स ऐसा सोलवेंट तो थिक है, थिक कब होगा, जब सोलवेंट के बीच में इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन की वजह से सोल्यूट के वो कैसा बन जाएगा, विस्कस थिक,
उस कंडीशन में जो उसमें आयोन्स हैं वो मूव नहीं करेंगे, और अगर वो मूव नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस स्लो डाउन हो जाएगी। ठीक, तो तीनों ही फैक्टर्स इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस को कम करते हैं। ठीक, चलो भाई, अब इसके बाद हमें डिस्कस क्या करना है, मोलर कंडक्टिविटी। यहाँ इस पार्ट में से एक क्वेश्चन आने का चांस हमेशा काफ़ी हाई रहता है। मोलर, स्पेसिफिक, ठीक है, काफ़ी सारी कंडक्टिविटीज़ हैं। स्टार्ट हम करेंगे मोलर कंडक्टिविटी से। देखो, नाम पर जाना है आपको हमेशा, जो डेफिनेशन दी है, जो टर्म दी है, उसकी वर्डिंग पर जाना है, वहाँ से ही आपको 50% तक हेल्प मिलेगी। ठीक, मोलर का मतलब हुआ मोल से। ठीक, कंडक्टिविटी पता ही है, करंट को पास करने की एबिलिटी को ही हम कंडक्टिविटी बोलते हैं। ठीक, देखो इसकी डेफिनेशन बनानी है आपको। आपके पास कोई भी सॉल्यूशन है, कितने मर्जी ml है, कोई यहाँ फिक्स नहीं है कि लीटर लो या कितना लो, जितना भी आपके पास यहाँ पर सॉल्यूशन है, वी डोंट नो इट इज़ हाफ लीटर और 2 लीटर, कोई भी सॉल्यूशन है, इसमें आप 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर दो, मीन्स आप इसमें 1 मोल NaCl को ऐड कर दो। 1 मोल NaCl का मतलब क्या होगा, 58.5 ग्राम। ये पता होना चाहिए। देखो, आपको अब नहीं पता है तो उसको अब देखो, पिछले चैप्टर्स में बड़े, ये तो मतलब कि 11th क्लास से ही हो रहा है कि 1 मोल को कैसे निकालते हैं, इसका मास इसका मास, तो 58.5 ग्राम होगा ये पर मोल। तो आपने 1 मोल NaCl डाल दिया। ठीक, अब ये चाहे मान लो चलो 250 ml ही है, कोई इसमें इशू नहीं है, तो ये NaCl पूरा ब्रेक हो जाएगा, एक तो Na पॉजिटिव में और एक Cl नेगेटिव में। अब 1 मोल का मतलब ये नहीं कि 1 बनेंगे, 1 मोल का मतलब पता ही है आपको, 6.022 इंटू 10⁻23। तो इतने पार्टिकल Na के बनेंगे, Na पॉजिटिव के, इतने ही बनेंगे Cl नेगेटिव के, वो सारे के सारे इसमें डिस्पर्स हो जाएंगे और फिर वो करेंगे कंडक्टिविटी, मीन्स करंट को कैरी करेंगे। तो ये 1 मोल पार्टिकल्स कटायोन के और अनायोन के जितनी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे उसे ही बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। आई थिंक अब समझ आ गया होगा। इट मीन्स अगर डेफिनेशन बनानी पड़ गई तो क्या होगा इसका, द कंडक्टिंग पावर मीन्स कंडक्ट करने की पावर, द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयोन्स प्रोड्यूस्ड बाय 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कि अगर आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया तो उसके पार्टिकल्स कितनी कंडक्टिविटी करेंगे उसे ही बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, अच्छा इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। देखो, इसको हम लैम्डा m से शो करेंगे। ठीक है, मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा m इज इक्वल टू, कंडक्टिविटी क्या होता है, के अब मोलर निकालना है तो नीचे आप इसकी कंसंट्रेशन या मोलैरिटी कुछ भी लिख दो, K डिवाइड बाय m। अब अगर जैसे पता है आपको कि सोल्यूशन हम यूजुअली क्या करते हैं यूज़ ml में, तो फिर क्योंकि मोलैरिटी किस में होती है, लीटर में, तो यहाँ पर फिर हम 1000 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट ऑल्दो अगर न्यूमेरिकल के अंदर सॉल्यूशन लीटर में दिया है फिर आपको 1000 की जरूरत नहीं है, बट यूजुअली 99% केस में ml में ही मिलेगा, फिर आपको 1000 लगाना पड़ेगा। तो टोटल फार्मूला इज लैम्डा m इज इक्वल टू K कंडक्टिविटी इंटू 1000 डिवाइड बाय मोलैरिटी। ये क्या हो गई, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। तो ये इसका फॉर्मूला है, काम आएगा जब मैं कल करवाऊंगा आपको न्यूमेरिकल्स। ठीक, अच्छा अब मोलर कंडक्टिविटी के साथ एक और डेफिनेशन आती है आपकी, दैट इज स्पेसिफिक मोलर कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक मोलर कंडक्टिविटी। अब ये स्पेसिफिक मोलर कंडक्टिविटी देखो क्या होती है। फॉर एग्जांपल आपने ये सोल्यूशन बनाया हुआ है और इसमें आपने 1 मोल डालना हुआ है, बस 1 ही मोल डालना है। ठीक, लेकिन अब आपको क्या करना है, एक स्पेसिफिक वॉल्यूम लेना है। वॉल्यूम कितना लेना है, 1 ml।
ठीक। और 1 ml को क्या बोल देते हैं हम, या तो 1 सेंटीमीटर क्यूब बोल दो या 1 ml बोल दो, बात एक ही होती है। 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। तो आपने वॉल्यूम ले लिया ये इतना 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 ml का सोल्यूशन ले लिया। मीन्स आपने मान लो एक, मैं कहता हूँ कि जैसे वाटर में ना आपने सोल्ट 1 मोल सोल्ट को डिज़ोल्व कर दिया, 1 मोल NaCl डिज़ोल्व कर दिया, कितने मर्जी वाटर में किया, उसकी लिमिट नहीं है। अब क्या करो, आप उसमें से 1 ml वाटर को निकाल लो, मीन्स सोल्यूशन को निकाल लो। अब उस 1 मोल सोल्यूशन में जो आयोन्स प्रेजेंट हैं वो कितनी कंडक्टिविटी करेंगे, उसे कहते हैं हम स्पेसिफिक मोलर कंडक्टिविटी। हमने यहाँ पर स्पेसिफिक हो गए हैं किसके रिगार्डिंग, वॉल्यूम के रिगार्डिंग, और उस वॉल्यूम में भी फिर स्पेसिफिक नंबर ऑफ आयोन्स प्रेजेंट हैं, मीन्स इलेक्ट्रोलाइट प्रेजेंट हैं। तो क्या हुआ, स्पेसिफिक मोलर कंडक्टिविटी, द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयोन्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द वॉल्यूम व्हेन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज एडेड। मीन्स किसी सोल्यूशन में अगर आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट को ऐड किया है तो उस 1 मोल सोल्यूशन के स्पेसिफिक वॉल्यूम, कितना स्पेसिफिक है, 1 ml वॉल्यूम में जितने पार्टिकल्स हैं और वो जितनी कंडक्टिविटी करेंगे उसे कहेंगे हम स्पेसिफिक मोलर कंडक्टिविटी। ठीक। अब यहाँ जरा देखो ध्यान देना, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर हम इस सोल्यूशन को डाइल्यूट कर दें, डाइल्यूट का मतलब है इसमें हम H2O को ऐड कर दें, यही होता है, और कोई तरीका तो है नहीं डाइल्यूट करने का। H2O को ऐड कर दें तो क्या होगा, H2O को ऐड करने पर क्या होगा, देखो मान लो, आपको मैं बड़े सिंपल एग्जांपल देता हूँ। अभी गर्मियाँ हैं, आपने शरबत बनाई, पहले आपने 2 स्पून शरबत लिया और हाफ गिलास वाटर लिया, थोड़ा सा हल्का सा टेस्ट कर लो, थोड़ा सा बिल्कुल, फिर उसमें और डाल दो वाटर, तो क्या लगेगा आपको, शरबत का टेस्ट कम आएगा। वो क्यों, क्योंकि अब शरबत तो उतनी थी, आपने उसको डाइल्यूट कर दिया, उसमें और वाटर ऐड कर दिया, तो यानी कि उतने वाटर के अंदर अब नंबर ऑफ पार्टिकल कम हो गए हैं, जितना पी रहे थे उतने पार्टिकल कम हो गए, टेस्ट कम हो गया। अब सिंपल सी बात है, अगर आपने इसमें और वाटर को ऐड कर दिया तो वाटर ऐड करने से क्या होगा, ये पार्टिकल नीचे बड़े हुए थे सोडियम के, वो यहाँ पर भी आएंगे, तो स्पेसिफिक एरिया में नंबर ऑफ आयोन्स कम हो जाएंगे। तो डाइल्यूजन से स्पेसिफिक मोलर कंडक्टिविटी जो है वो कम हो जाती है, स्पेसिफिक मोलर कंडक्टिविटी डाइल्यूजन से कम होती है। ठीक। अब इसी के साथ जो, बस अब इसको हम आज इतना ही करेंगे, इसके बाद एक और चीज़ जुड़ती है, वो होती है वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ये भी बड़ा अच्छा कंसेप्ट है, वीक एंड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब देखो, वीक इलेक्ट्रोलाइट वो होता है जो वाटर में कंप्लीटली डिसॉल्व ना हो, थोड़ा सा ही डिसॉल्व हो, मींस लेस नंबर ऑफ आयोन्स बनाए। और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होगा जो लार्ज नंबर ऑफ आयोन्स बनाए, मींस कंप्लीटली घुल जाए। जैसे आपने वाटर में ऐड किया सॉल्ट, सारा घुल जाएगा, वो एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। बट एसिटिक एसिड, पढ़ भी चुके हो आप, एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। तो एसिटिक एसिड को डालोगे वो बहुत कम अमाउंट में टूटेगा, तो वो क्या हुआ, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक। अब यहाँ वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या इफेक्ट है मोलर कंडक्टिविटी पर, ये जरा कर लेते हैं, इसमें क्वेश्चन बन जाते हैं अच्छे अच्छे। देखो, जो तो आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट है, पहले बात कर लेते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की। वीक इलेक्ट्रोलाइट है मान लो, ठीक, वो टूटा नहीं है और उसमें आपने और वाटर को ऐड कर दिया, तो क्या होगा। देखो, उसको ऐसे मानो कि आपके पास ना एक सॉल्यूशन है और उसमें आपने ऐड करनी है शुगर, और जितना आपके पास दिया हुआ है उसमें और आप चलो ऐड करते रहो करते रहो करते रहो। एक टाइम ऐसा आएगा कि उसमें शुगर ऐड होनी बंद हो जाएगी, आप उसको गिलाते रहोगे बट शुगर ऐड नहीं होगी। बट अगर उसमें आप और वाटर को ऐड कर दो तो शुगर जो है वो ईजिली ऐड हो जाती है। यही सेम सिस्टम यहाँ है। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट था, नहीं टूट रहा था इतने वाटर के अंदर, आपने और डाल दिया वाटर तो फिर ये टूटना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है वो और ज़्यादा ब्रेक होता रहेगा जैसे जैसे आप इसमें वाटर को ऐड करोगे। मीन्स मोलर कंडक्टिविटी
या कंडक्टिविटी जो है वीक इलेक्ट्रोलाइट की वो इंक्रीज होती चली जाएगी। कैसे? जैसे जैसे आप इसके अंदर वाटर को ऐड करते जाओगे। और एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट पे पॉइंट आएगा कि ये वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग की तरह बिहेव करेगा। मींस व्हाट इज द बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कि वो 100% टूट जाता है। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी 100% टूट जाएगा, बट कब? जब आप इसको कर देते हो इन्फिनाइटली डाइल्यूट, मीन्स वेरी 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 लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर को ऐड कर देते हो। जैसे कि मतलब कि आप कहो कि बहुत ज़्यादा वाटर है और थोड़ा सा उसके अंदर वीक इलेक्ट्रोलाइट है, तो वो सारा का सारा टूट जाएगा। कब? एट द इन्फिनाइट डाइल्यूजन। ये रखना याद आपने, इन्फिनाइट मीन्स आपने उसमें लार्ज अमाउंट में वाटर को ऐड कर दिया तो वीक इलेक्ट्रोलाइट भी स्ट्रॉन्ग की तरह काम करना शुरू कर देगा। ये बड़ा अच्छा ही एक आपके पास पॉइंट है, पूछ सकता है अंडर विच कंडीशन वीक इलेक्ट्रोलाइट विल बिहेव लाइक अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक, तो ये रहा आपका आज का टॉपिक। बाकी इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स और कुछ छोटे जैसे कि कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस हैं वो हम कल डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।